आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी और पीजीटी आर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी चित्रकला राजपूत शैली का पहला पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट में 30 से अधिक प्रश्न हैं और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इन प्रैक्टिसों से काफ़ी मदद मिल रही होगी। जो प्रश्नों का श्रृंखला है वह आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी सफलता यहीं से मिलेगी, लेकिन आपकी सफलता में योगदान ज़रूर रहेगा अगर आप नियमित रूप से इस चैनल पर बने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला राजपूत शैली। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। इसका उत्तर होगा अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इसको लिख लीजिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने ही सर्वप्रथम राजस्थानी कला का या राजपूत शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? प्रश्न यही है। इसका उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी ने किया था 1916 में। अगला प्रश्न, किस पारंपरिक चित्र शैली की विशेषता है सुस्पष्ट और विरोधी रंग एक रूपता? तो यह राजस्थानी शैली की विशेषता है। यह राजस्थानी शैली की विशेषता है। राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो यह तो बहुत सिंपल प्रश्न है और इसका उत्तर तो सभी को पता होगा कि कृष्ण थे। राजस्थान में कृष्ण बहुत लोकप्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत लोकप्रिय हैं और इन्हीं का जो चित्र है वह राजस्थानी या राजपूत शैली में अधिक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? या यूं कहें तो राजस्थानी चित्रकला का माध्यम क्या था? रंगों का जो माध्यम है वह क्या था? तो राजस्थानी चित्रकला के रंगों का जो माध्यम था वह क्या था? तो प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा टेम्परा। राजस्थानी चित्रकला का जो माध्यम था वह टेम्परा था। वह क्या था? टेम्परा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा था? तो इसका उत्तर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ही होंगे। आनंद कुमार स्वामी ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था 1916 में और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो राजस्थानी शैली या राजपूत शैली के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पुस्तक का नाम है
राजपूत पेंटिंग्स। हमने इसके पहले वाले प्रश्न में चर्चा भी किया था। और राजस्थानी चित्रकला का जो समय है, कई बार पूछता है कि समय, तो 16वीं से 19वीं सदी यह राजस्थानी चित्रकला का समय था। 16वीं से 19वीं सदी राजस्थानी चित्रकला का समय था। और इसका स्वर्ण काल राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17 से 18वीं सदी जो था, यह राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल था। और 16वीं से 19वीं सदी राजस्थानी चित्रकला का समय था। अब इसमें देखिए कि राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अब राजस्थानी शैली को हिंदू शैली किसने कहा था, यह प्रश्न है। तो हिंदू शैली, यहीं पे लिख लीजिए, हिंदू शैली किसने कहा था राजस्थानी शैली को? एन.सी. मेहता ने। आप लोग सुनकर लिखते जाइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एन.सी. मेहता ने राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहा था। और राजस्थानी शैली किसने कहा था? तो राजस्थानी शैली, इस शैली को राजस्थानी शैली किसने कहा था? राय कृष्ण दास ने। राय कृष्ण दास ने इस शैली को राजस्थानी शैली कहा था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न। राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया बने थे? तो राग रागिनी के चित्र भारत में राजस्थान में मुख्यतया बने थे। राजस्थान में बहुत ही राग रागिनी के चित्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है। तो फड़ राजस्थानी लोक कला है। फड़ क्या है? राजस्थानी लोक कला है। अगला प्रश्न, चौर पंचाशिका जो कि बिल्हड़ की रचना है, किसकी रचना है? बिल्हड़ की, का चित्रण किस शैली में हुआ? तो इसका भी उत्तर होगा राजस्थानी। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो राजस्थानी शैली में हुआ। चलिए अगला प्रश्न, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, आंख। इनमें से आंख होगा, क्योंकि राजस्थानी शैली के जो चित्र बनाए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पहचान का जो सबसे बड़ा कारक है वह है आंख है। अब जैसे देखिए आंखों में, अब मेवाड़ शैली के जो चित्र बने हैं, मेवाड़ शैली में जो चित्र बने हैं, मेवाड़ शैली के चित्रों ने, मेवाड़ में लिख लीजिए इसको, कि मेवाड़ शैली के चित्रों में जो आंख है वह मछली के समान है। मछली के समान आंख है, मछली के समान आंख है। ठीक है, मेवाड़ शैली में। और किशनगढ़ शैली में आंख जो है वह काजल युक्त नयन है, कमलाकृत काजल युक्त। ठीक है, एक किशनगढ़ शैली के हैं। और जोधपुर शैली में जो आंख है वह खंजनाकृत हैं।
जोधपुर शैली में आँख जो हैं वह खंजनाकृति हैं, और अलवर शैली की जो आँख है वह मेवाड़ शैली के आँखों से मिलते जुलते हैं, मत्स्याकार है। और बूंदी शैली के आँख जो हैं, बूंदी यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। बूंदी शैली के जो आँख हैं वह परवल की फाँक के समान है, परवल की फाँक के समान है, परवल की फाँक के समान आँख बूंदी शैली का है। मेवाड़ शैली की जो आँख है वो मछली के जैसे बनाए गए हैं, मछली के समान है। और किशनगढ़ शैली का जो आँख है, पहचान का जो साधन, पहचान का जो उत्तम साधन है वह कमलाकृत काजल युक्त नयन है, और बूंदी शैली का परवल की फाँक के समान नयन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी और हिंदू शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, तो यह राजस्थान में है, और पिछवाई लोक चित्र के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण क्या होता है, पिछवाई चित्रण मंदिर, अगर पूछा जाए पिछवाई चित्रण कहाँ किया जाता है तो मंदिर, मंदिर के पीछे किया जाता है पिछवाई चित्रण। बहुत ही राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक चित्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है, प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा चुनार रागमाला, चुनार रागमाला। अगला प्रश्न है गोपनी, गोपनी की चित्रकारी का साधन क्या है, माध्यम क्या है, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है, तो इसका उत्तर होगा कपड़े पर टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा गोपनी की चित्रकारी का माध्यम है, गोपनी की चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। चलिए अगला प्रश्न। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं, तो 12 मासा के चित्र ऋतु से संबंधित है, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है, ऋतु से। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो 1605 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो इसका उत्तर होगा निसारुद्दीन, निसारुद्दीन ने चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को चित्रित किया था। चावंड जो कि मेवाड़ की राजधानी थी, यह मेवाड़ की राजधानी थी। चावंड की स्थापना किसने की थी, अगर प्रश्न पूछे तो चावंड की स्थापना महाराणा प्रताप ने की थी, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1605 में, चूंकि अमर सिंह ने मुगलों की आंशिक अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो 1605 में अमर सिंह ने रागमाला के चित्रण, अमर सिंह के शासनकाल में ही रागमाला का चित्रण हुआ था, और अमर सिंह के शासनकाल में मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगी थी, और निसारुद्दीन
मेवाड़ शैली के एक प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। रूपासनाचार्यम के लघु चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो रूपासनाचार्यम लघु चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो यह मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली से संबंधित है। रूपासनाचार्यम की चित्र जो है यह 1423 में इसका रचना काल माना जाता है कि 1423 में इसकी रचना हुई थी। इसे सुपसनाचर्यम भी कहते हैं। ठीक है, तो रूपासनाचर्यम के लघु चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो साहबदीन और मनोहर यह दोनों मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। उदयपुर। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में किससे है? तो ढोला मारू चित्र का संबंध मेवाड़ शैली से है। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से है। ढोला मारू चित्र जोधपुर शैली में भी बने हैं, लेकिन अगर विकल्प में जोधपुर और मेवाड़ दोनों रहेगा तो मेवाड़ होगा, और अगर मेवाड़ नहीं है केवल जोधपुर है तो उसका उत्तर जोधपुर होगा। अगला प्रश्न, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो यह नाथ द्वारा शैली में बने थे। नाथ द्वारा मेवाड़ शैली की उपशैली है। नाथ द्वारा मेवाड़ की उपशैली है। उपशैली है। चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा सुपासनाचार्यम। सुपासनाचार्यम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचतंत्र पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो इसका उत्तर होगा मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली। उदयपुर, देवगढ़ तथा नाथ द्वारा उपशैलियां हैं इसकी, यह मेवाड़ की है। उदयपुर, देवगढ़ और नाथ द्वारा उपशैलियां हैं किसकी? मेवाड़ शैली की। चलिए अगला प्रश्न, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है? किस विधा में कुशलता दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा फड़ चित्र। फड़ चित्र। फड़ चित्रकारी जो होती है वह मेवाड़ में भी भीलवाड़ा फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान के किस केंद्र पर या किस जिले में फड़ चित्रकारी
सर्वाधिक होती है तो वह भीलवाड़ा में होती है। और फड़ चित्रकारी से कौन सा परिवार संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जोशी परिवार। ठीक है, तो जोशी परिवार फड़ चित्रकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न, घासीराम चित्रकार किस स्थान से जुड़े हैं? तो घासीराम चित्रकार नाथद्वारा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे? तो नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र जो बने थे, यह जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला बनी थी कब? इसका उत्तर होगा 1623 ईस्वी में। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली की रागमाला 1623 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न, कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? तो यह किशनगढ़ की है। और किशनगढ़ में की चित्रकारी में 3 लोग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन वह थे? तो प्रथम राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह ने किशनगढ़ शैली को संरक्षण प्रदान किया था। और द्वितीय क्या था? द्वितीय बनी ठनी जो कि राधा का चित्र है। और तृतीय में मोरध्वज निहाल चंद। ये तीनों प्रसिद्ध थे, मोरध्वज, निहाल। तो कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? तो यह किशनगढ़ की है। और किशनगढ़ को संरक्षण किसने दिया था, या किशनगढ़ शैली को संरक्षण किसने दिया था? तो राजा सावंत सिंह ने दिया था। किशनगढ़ में 3 लोग प्रसिद्ध थे, या 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम राजा सावंत सिंह, इन्हें नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और द्वितीय बनी ठनी राजस्थानी चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। और बनी ठनी को किसने चित्रित किया था? मोरध्वज निहाल चंद ने। और तृतीय मोरध्वज निहाल चंद। चलिए अगला प्रश्न है, कियार सक्यूरो क्या है? तो यह छाया प्रकाश का प्रभाव है। यह क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न, लाडली दास नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे। तो लाडली दास नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम ये सब कलाकार थे किसके? किशनगढ़ स्कूल के। किस स्कूल के कलाकार थे? किशनगढ़ स्कूल के थे। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, इसकी स्थापना लिख लीजिए, किशन सिंह जो कि जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र थे। और इन्होंने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की नींव डाली थी, या किशन शहर की
नींव डाली थी। ठीक है। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किया था। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किया था राधा के रूप में। नागरीदास जो कि किशनगढ़ शैली के संरक्षक थे। नागरीदास राजा सामंत सिंह का उपनाम था और राजा सामंत सिंह के समय में ही किशनगढ़ स्कूल का स्वर्णकाल था। इन्होंने ही बनी ठनी का जब इन्होंने वर्णन किया था तो किसके रूप में किया था? राधा के रूप में किया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमने इन सारे प्रश्नों के विषय में विस्तार से चर्चा किया है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स पर भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। निश्चित रूप से यहाँ से टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिलने वाला है। तो नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करते चलिए। सफलता आपकी राह देख रही है। धन्यवाद।